नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि क्या देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने मुसलमानों की लगातार बढ़ रही आबादी पर चिंता जताते हुए 2 बच्चों का कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक लगातार बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकती है और उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में बहुसंख्यकों का जीना दुश्वार हो जाएगा। महंत नरेंद्र गिरि ने मुसलमान बुद्धिजीवियों से भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की है। सवाल यह कि अगर सबके लिए समान कानून लागू हो तो इसमें किसी को परेशानी क्यों है। क्या कॉमन सिविल कोड लागू करने से धार्मिक अधिकार छिन जाएंगे? क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यकों के लिए बड़ा खतरा बनेगी? बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत में समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की इस मांग के साथ ही एक बार फिर से देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस शुरू हो गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने मुसलमानों की लगातार बढ़ रही आबादी पर चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए 2 बच्चों का कानून लागू करने की भी मांग की है। भारत में समान नागरिकता कानून लाना जरूरी है। यदि मुसलमान 2 बच्चा से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे लिए कहा गया कि आप संख्या कम करिए, 2 बच्चा पैदा करिए। तो समान नागरिकता कानून जब बन जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए संत नरेंद्र गिरि ने कहा कि देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक लगातार बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकती है। भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। हमारा मंदिर अभी बना नहीं, राम जन्मभूमि अयोध्या में, आपने कहा मैं उसे तोड़ दूंगा। तो आप अभी अल्पसंख्यक हैं और जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? इसका मतलब हम लोग हिंदू लोगों को जीना आप भारत में दुश्वार हो जाएगा। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे। सवाल है कि क्या सच में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए? सबके लिए समान कानून लागू करने में आखिर परेशानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मांग उठी है, ये अभी से नहीं उठ रही है। बहुत पहले कई मंचों पर इस आवाज को बुलंद किया गया है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हम तो ज्ञापन भी देंगे और एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ओम प्रकाश सिंह है। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मोहम्मद अकरम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के, ये भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं पहुंच रहा हूं, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल है, अखाड़ा परिषद कह रहा है कि आप कॉमन सिविल कोड लागू करिए क्योंकि अल्पसंख्यक के अत्याचार जो हैं बहुसंख्यकों पर ज्यादा बढ़ गए और सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या। मृदुल जी, नरेंद्र गिरि जी का यह अपना एक सुझाव है और इस देश में सुझाव देने का हर किसी को अधिकार है।
लेकिन जो उन्होंने एक बात कही है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड की, इस पर आज नहीं, ये 1940 से इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा उन्होंने आबादी का सवाल उठाया है। मेरा ये मानना है कि वो जो उन्होंने मुस्लिम के लिए ये बात कही है, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि कोई भी कानून केवल मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग नहीं बनता। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बनेगा वो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बनेगा ना। ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक ज्ञापन दूंगा अपनी तरफ से, और उसमें मांग की है कि इस कानून को लागू किया जाए। ये कानून कोई दो राय नहीं कि आपके घोषणा पत्र में है, और इस कानून को लागू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है, जो धार्मिक आजादी मिली है अलग अलग धर्मों के लोगों को, उन्हें उस कानून के हिसाब से चलना होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है मुसलमानों की, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा। देखिए, ऐसा है मृदुल जी कि इस कानून के तहत विसंगतियां कहां हैं। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आपराधिक मामले में जब सबके लिए एक नियम लागू है, तो सिविल कोर्ट में सिविल मामले में अलग कैसे हो सकता है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर जो बहुत बड़ी समस्या थी, संविधान की समस्या, कुप्रथा की समस्या, जब इस देश के अंदर सती प्रथा समाप्त हो सकता है, जब इस देश के अंदर 3 तलाक समाप्त हो सकता है, जब संविधान को लागू करने में एक प्रदेश जो अड़चन दे रहा था वहां 370 और 35 से समाप्त हो सकता है, तो महिलाओं के सम्मान के लिए देखिए, ये कानून जो समान नागरिक संहिता कानून है, इसमें ज्यादातर महिलाओं के हित की बात है। क्योंकि आज भी 3 तलाक, मंदिरों में प्रवेश, शादी विवाह, बहु विवाह, हलाला, ये ऐसी कुछ कुरीतियां हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। कहीं मंदिरों में प्रवेश में महिलाओं में वर्जित है, तो कहीं किसी चीज को लेकर के वर्जित है। तो इस पर एक नहीं, अंतर है तो सर लागू करेंगे आप, आपके तो घोषणा पत्र में है ना। मैं सीधे पूछ रहा हूं, क्या आने वाले चुनावों से पहले ये है आपके पाइपलाइन में? हमने घोषणा, मृदुल जी, हमने घोषणा पत्र में कहा था कि 370 और 35 से समाप्त करेंगे, समाप्त किया। हमने हमारे घोषणा पत्र में था कि हम जो है 3 तलाक समाप्त करेंगे, समाप्त किया। हमारे संविधान में, हमारे जो एजेंडा में था कि हम राम मंदिर में जो पड़ने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और एक भव्य मंदिर सर, इसलिए तो अखाड़ा परिषद कह रहा है कि आप इसे लागू करिए। मैं आपसे कमेंट लूं, में नागरिक समान संहिता। ओम प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक गंभीर आरोप भी लगा, उस पर भी मैं मोहम्मद अकरम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट लेता हूं। मोहम्मद अकरम अंसारी, कोशिश हमारी भी है कि हम लगातार इस मसले को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कहना है अखाड़ा परिषद का कि अल्पसंख्यक अपने आप को बताते अल्पसंख्यक है, लेकिन उनका अत्याचार बढ़ा है बहुसंख्यकों पर, और उसकी बड़ी वजह उन्हें लगती है जनसंख्या। जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और रही बात अत्याचार की, तो अत्याचार सब देख रहे हैं कि इस टाइम भारत में अत्याचार किसके साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं, ये कौन देख रहा है? ये सब देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। ये लुकी छुपी बात नहीं है। हाँ, एक इसका प्रोपेगेंडा करना और उसको ऊपर अपनी राजनीति करना, और राजनीति क्या, लाशों की राजनीति कहते हैं इसको। आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो लाशों की राजनीति कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और जो पूरा भारत क्या, भारत के साथ पूरे दुनिया देख रही है कि आज ये तो यूएस की रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट है। यूएनओ की रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अंदर आज हिंदूवादी संगठनों ने वहां के अल्पसंख्यक खतरे में हैं, ना कि मुसलमान, क्रिश्चियन भी उसमें शामिल है, उसके अंदर सिख भी शामिल है, सारे लोग। ये यूएनओ की रिपोर्ट आ चुकी है। अब उस यूएनओ की रिपोर्ट को अगर झुटाने की कोई बात करें तो कहना ही नहीं है, क्योंकि हमें अगर अपना राग अपना है, हमें लाशों की राजनीति करना है, तो इस तरह की हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम भारत को कहां ले जा रहे हैं। आपने जो आंकड़े बताए मुझे, आपने कहा कि इस समय अल्पसंख्यक खतरे में है, तो 2014 से हम देखें तो क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से ही ये खतरे में? देखिए, लगातार जो घटनाएं हैं, मैं तो जानता हूं कि 2014 के बाद से लगातार मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ चुकी है।
दोनों और तरफ मॉब से बड़ी लिंचिंग है बढ़ने सर। में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान किसी ने उठाया है, चाहे आप साउथ में चले जाइए, क्रिश्चियनों के साथ बेइंतहा हुआ, उसके बाद मुसलमानों के साथ इस चीज का अत्याचार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। वो अत्याचार कैसा है? अकेले देखो, ढूंढो और मार दो। नहीं अंसार साहब, मैं इस पर 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। देखिए, मैं सर 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं इस पर, और सवाल इसलिए मैं करना चाहता हूं, आपका कहना है कहीं भी देख लीजिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन सर ऐसा नहीं है। उतनी ही संख्या में बहुसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें आती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता? और अगर भीड़ का चेहरा होता है तो फिर दोनों तरफ से मानना पड़ेगा। देखिए, कोई भी आप घटना गिन लीजिए। मथुरा में घटना हुई कि नहीं हुई सर? अगर एक दो घटनाओं को आप मथुरा में घटना हुई कि नहीं हुई सर? पहले घटना होती है बुलंदशहर, सहारनपुर, कई जगह घटनाएं हुई हैं। मथुरा की बात करेंगे, अभी आप जो है, अभी आप बॉम्बे की एक बात कर लेंगे, उसके बदले में कितनी घटनाएं हो गई। मैं आपको गिनवा दूंगा ना सर। हिंदू साथ हो रही है, मुसलमान साथ हो रही है। मैं दोनों तरफ से गिनवाऊंगा सर, एक एक घटना। कह रहा हूं, मुझे इस पे नहीं है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, मैं वही कह रहा हूं अंसार साहब, ये तो आंकड़े में अल्पसंख्यक ज्यादा जो है प्रताड़ित हुआ, मारा गया है। मैं वही कह रहा हूं ना सर, अगर यहाँ पे हम आंकड़े की बात कर रहे हैं तो उसमें अल्पसंख्यक ज्यादा मारा। मैं वही कह रहा हूं सर, मैंने आपसे इसलिए सवाल घुमा फिरा के नहीं पूछा, सीधा पूछा। मेरा सवाल यही है, अगर अल्पसंख्यकों पर हमला होता है और उसके लिए बहुसंख्यक जिम्मेदार है, तो फिर बहुसंख्यकों पर हमलों के लिए क्या अल्पसंख्यक को आप जिम्मेदार मानेंगे? वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम तो कहते हैं, हम लोग ने लगातार ये डिमांड रही है कि ये मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई कानून बना दिया जाए। मॉब लिंचिंग क्या आप धर्म के आधार पर देखते हैं? मैं यही पूछ रहा हूं सर आपसे, क्या आप धर्म के आधार पर देखते हैं या फिर भीड़ को देख रहे हैं? मॉब लिंचिंग भीड़, आज भाई भीड़ के ऊपर भी, मॉब लिंचिंग में भीड़ में भी चेहरे पहचाने जाते हैं। आज तो वही मैं कह रहा हूं ना, दोनों तरफ से पहचानेंगे क्या चेहरे? बहुत से ऐसे कानून उत्तर प्रदेश में भी आ गए कि संपत्ति कानून जब आया, उसके ऊपर अभी लोगों की जो है कुड़की हो रही है, उनसे उनकी नीलामी कराई जा रही है। तो क्या कैमरे से पहचाना गया? और उस वक्त भी जब मॉब लिंचिंग होती है, उस टाइम भी तो सब कैमरे से पहचाने जा सकते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई मैं इस पर आऊंगा। बहाना है। एक पक्ष अगर मारा जाता है तो हम कहते हैं भीड़ आई थी, और ऐसे आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं वो तो भैया वो तो टीवी पर उसको देख लिया। नहीं बिल्कुल अंसार साहब, इसलिए तुम गुनाहगार हो। आपकी बात मैं पूछूंगा, ओम प्रकाश जी से इसका जवाब लूंगा। पहले एक कमेंट ले लेता हूं, फिर हम ब्रेक पर भी जाएंगे। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मोहम्मद शहजाद, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है जनसंख्या को, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। मृदुल जी, मेरे सुन रहा हूं मैं, शहजाद साहब कहिए। मृदुल जी, पहले तो मेरे नाम को सही करवा दिए, मेरा नाम शहजाद अब्बास है। दूसरी चीज ये है कि अभी जो बातें हो रही हैं उसमें हम सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अभी जो बातें आप लोग ने की हैं उसमें जो बात निकल के आ रही है कि अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक पे हमले कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हमले हो ही नहीं रहे, अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी चीज ये है कि क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को के लिए ला रहे हैं कि वो हमले करे, बहुसंख्यक हमले करे अल्पसंख्यकों पे? क्या इसके लिए आप यूनिफॉर्म को सिविल कोड ला रहे हैं? नहीं, मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा। अब्बास साहब देखिए, आप मेरे साथ कई बार चर्चा में रहे हैं। अब्बास साहब, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के अंदर, इस तरीके के हालातों के अंदर जहां कोरोना से पूरे हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं, मृदुल जी आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जिससे आप हो सकता है कि आपको भी पीड़ा होगी। अभी 10 दिन पहले लखनऊ के अंदर मेरा सगा छोटा भाई सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर इलाज ना मिलने की वजह से उसका देहांत हो गया हार्ट अटैक में। सामान्य हार्ट अटैक की बीमारी में उसको इलाज नहीं मिला है। ये हम लोगों के साथ हो रहा है, जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ ये हो रहा है कि तो सोचिए आपके जो आम और गरीब लोग होंगे उनके साथ क्या हालात होंगे। उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएं, कॉमन सिविल कोड कैसे लाएं, कैसे ला के अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या जुल्म किया गया 2002 के अंदर गुजरात में, ये नहीं देखा है? गुजरात के अंदर नहीं, सर मेरी बात तो सुनिए अब्बास साहब मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात मान रहा हूं सर, लेकिन अगर हम भीड़ को भी धर्म के हिसाब से तोलेंगे तो सर फिर हमें दोनों तरफ से तोलना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं अब्बास साहब,
मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, ब्रेक पर जाऊंगा और भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सवाल मैं वीरेंद्र सिंह साहब से ले लेता हूं, फिर आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक से आने के बाद। वीरेंद्र सिंह जी कहिए। देखिए, मैं जो महंत गिरी जी की बातों को मैं सुन रहा था। देखिए, कॉमन सिविल कोड की बात वो कहकर के वो क्या साबित करना चाहते हैं? कॉमन सिविल कोड पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन ये है कि हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई को हटा करके अगर इसमें विभेद पैदा करके हिंदुस्तान की तरक्की की बात यदि कोई सोचता है, तो मैं सोचता हूं वो हिंदुस्तान के साथ न्याय नहीं करता है। हिंदुस्तान की तरक्की तब होगी जब हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, यदि सब मिल करके उनकी बहबूदी के लिए बात करेंगे, ये तब जाकर के हिंदुस्तान की तरक्की होगी। जहां तक सवाल है कि कॉमन सिविल कोड का, तो कॉमन जो है सिविल कोड तब लागू करें जब चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू से जुड़ा हुआ सिख पर्सनल लॉ हो, जब तक इन पर्सनल लॉ को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक कॉमन सिविल कोड की बात करना एक तरीके से बेईमानी है। जहां तक मैं समझता हूं आबादी का प्रतिशत यदि आप जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब तक साक्षरता को बढ़ावा सरकार नहीं देगी तब तक हम आबादी को सर, हम तो कब से साक्षरता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह जी, हमने तो ये नारा भी दिया। पूरी बात सुनिए। हाँ, केरल में साक्षरता सबसे ज्यादा है। वहां पर जो हमारा नेशनल ग्रोथ है 17%, उससे 5% कम वहां की आबादी का ग्रोथ है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग केरल में रह रहे हैं, और मुसलमानों की आबादी वहां पे सबसे ज्यादा है। मेरा कहना है सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े और साक्षरता को बढ़ावा दे, उनको जागरूक करे, और जागरूक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो है कि आबादी को कम कर सकते हैं। हिंदुओं में जो देखिए जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं, उनके यहां जाकर के गांव में देखिए एक एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, तो दोनों तरफ से कहिए ना सर आप। साक्षरता कम है, लोग पढ़े लिखे कम है। हम मुसलमानों की बात करता हूं। हाँ। मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो 2-2, 3-3 शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक वीरेंद्र जी, अब सुनिए मेरी बात। सर, मैं दो देते हैं, और आज जो वो हर तरह के लोग हैं। मैं दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सरकार को ये चाहिए, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट ना करे। सर, आपने मुझे केरल का उदाहरण दिया। आपने मुझे केरल का उदाहरण दिया। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि आपने जो केरल का उदाहरण दिया वो आप चेक करिए, क्योंकि मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि केरल में साक्षरता है, लेकिन वृद्धि जो है जनसंख्या की वो उसी हिसाब से है जो भारत में है। थोड़ी बहुत इधर उधर 19-20 हो सकती है। वीरेंद्र सिंह जी, आप देखिए 2001 से मैं अभी तक के आंकड़े आपको बताने को तैयार हूं। हमें थोड़ी बहुत इधर उधर 19-20 हो सकती है। वीरेंद्र सिंह जी, आप देखिए 2001 से मैं अभी तक के आंकड़े आपको बताने को तैयार हूं। आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कॉमन सिविल कोड? पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने हमको इस विषय पे जोड़ा। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या के विषय में किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं लगातार देख रहा था तभी तमाम लोगों ने विषय रखा। विषय यह है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या, आज देखिए जो बेरोजगारी की जो अभी लोग बात कर रहे थे, जो अशिक्षा के लोग जो बात कर रहे थे कि हमारी सीमित व्यवस्था है, सरकार अभी तक
इस सब चीजों पे ध्यान नहीं देती थी। पिछले 70 वर्षों से किसी ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया कि इस विषय को लेकर कि जनसंख्या जब हम नियंत्रित रखेंगे, जब देखते हैं कि लोग चिंता करते हैं, एक बेटे जिसके यहाँ है तो सोचते हैं कि कहीं मकान ले लें, कहीं जमीन ले लें, कहीं और भी व्यवस्था कर दें, तब दूसरे बेटे की योजना करें। ऐसे लोगों के अंदर जब अपने लिए भाव है तो देश के लिए भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इसको किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ से ना जोड़कर देश के हित में, समाज के हित में लोगों को कदम उठाना चाहिए। और सरकार से मैं मांग करूंगा, केंद्र सरकार से, कि ऐसे ज्वलनशील विषय जिसको लेकर विश्व चिंतित है, हमको भी चिंतन करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण अगर हम नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आगे चलकर लोग भोजन के लिए तरसेंगे, लोग शिक्षा के लिए तरसेंगे, स्वास्थ्य देख लीजिए हमारे देश में। राजू दास जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बीच एक और बात अखाड़ा परिषद ने जोड़ी, वो कहा कि अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी जाति धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को फॉलो किया। मुझको लगता है कि पूरे देश में जितना सुरक्षित मुसलमान है उतना सुरक्षित कोई नहीं है, क्योंकि इससे पहले तमाम दंगे, तमाम फसाद रोजाना होता था। जब से देखिए कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए अभी अगर देखते हैं मुसलमानों को, नेताओं को, चाहे ऐसे किसी को हाईलाइट होना है तो हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, इस हिसाब से बोलना। अभी देखिए पढ़े लिखे तबका, राम जन्मभूमि का जो आदेश आया, संसद भवन एक मंदिर है, उस मंदिर में सभी लोग जो जाते हैं वो देश के जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, वो भी एक मंदिर है, उसमें जो पहुंचा वो पुजारी। उसके बाद भी, पुजारी होने के बाद भी ऐसे ऐसे शब्द का लोगों ने इस्तेमाल किया। इससे मुझको लगता है कि एक भय का माहौल बनाने का उन्होंने काम किया। ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। शहजाद अब्बास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते राजू दास जी? उनसे एक छोटा कमेंट लेता हूं, उसके बाद मैं वापस ओम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। कहिए अब्बास साहब। मृदुल जी, आप देखिए कि ये जो कानून है लाना चाहते हैं, ये तो संविधान के अनुच्छेद 4 के अंदर मौजूद है, लेकिन बार बार राजू दास जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और वो भी मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इससे हम इनके जो नियत है इसके ऊपर हम पूरी तरीके से शक कर रहे हैं। और मैं शुरुआत में भी आपसे यही बात कही थी। अब आप देख लीजिए, अब आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लॉ है। नहीं सर, अगर कुप्रथा हिंदुओं में खत्म हो सकती है तो मुस्लिमों में कुप्रथा क्यों खत्म नहीं होना चाहिए? अब्बास साहब, इसका तर्क क्या देंगे आप मुझे? मैं तर्क दे रहा हूं आपको। मैं तर्क देना चाहता हूं राजू जी की बात पे। खाली ये कहा जाता है मुसलमानों के कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। हिंदू जो है वो सिविल लॉ भी है, जिसके अंदर आप देखिए जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो या सिख हो, उन सबके मामलों को हल किया जाता है। लेकिन इसमें संशोधन हुआ नहीं हुआ समय समय पर? आप बताइए अब्बास साहब मुझे, इस कानून में चाहे आप हिंदू सिविल जैन की बात करें या और धर्म की बात करें, इसमें समय समय पर संशोधन हुए कि नहीं हुए? कि नहीं हुए सर? संशोधन हुए कि नहीं हुए? क्या मतलब आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाहते हैं कि मुसलमानों को दबाए? यही तो है सर, गलत एंगल है ना आपका। आप एक तो पहली बात तो अपने आप को मुसलमान बता देते हैं। देखिए अब्बास साहब, एक सेकंड राजू दास जी, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं मैं। अब्बास साहब देखिए, पहले आप मुसलमान बताते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम तो भारतीय हैं। यहां पर सर हम भारतवासियों की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी जाति के लिए नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं है। ये लागू होगा तो सबके लिए एक जैसा होगा, इसमें तो बात ही नहीं आती ना। बिल्कुल सही है मृदुल जी, मृदुल जी मैं आपसे वही अर्ज करना चाहता हूँ मृदुल जी, मैं आपसे वही अर्ज करना चाहता हूँ। अब अभी आपने जो बात कही वो पूरे हिंदुस्तान के लिए आएगा, 130 करोड़ जनता के लिए, लेकिन राजी जी ने जो टारगेट किया वो सिर्फ मुसलमानों को किया। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, लेकिन मैं फिर एक बार उनसे पूछ लेता हूं, आपके कहने के मुताबिक वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, इसलिए उनकी बात सामने आ जाए। फिर ओम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं, और इसके बाद वीरेंद्र जी, फिर अंसार साहब। कहिए राजू दास जी। तो बात यहाँ पे आती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे इशू लाती है जिसपे हिंदू और मुसलमानों में। अब्बास जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राजू दास जी, कहिए। अब्बास जी प्लीज सर सुनिए।
देखिए, आप लोग पढ़े लिखे तबका के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। आपकी बात को देश और दुनिया, मुसलमान जगत के लोग सुनते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में देखिए, तमाम देशों में जो जहां पर हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है, सिख नहीं है, फिर भी दंगे फसाद हो रहे हैं। क्या हिंदू करा रहा है? हिंदुस्तान में इतना सुरक्षित मुसलमान है और उत्तर प्रदेश में देखिए अमन चैन है लगातार। लेकिन आपने सीधे रूप से टारगेट किया। मेरे बारे में पहले पूरी आप जानकारी करिए। आप अगर आपके कोई रहने वाला अयोध्या का मुसलमान हो, उसके बारे में अगर आप किसी से फोन करके पूछेगा कि राजू दास जी मुसलमान के प्रति क्या नियत रखते हैं, जिस जगह से मैं जुड़ा हुआ हूं वो हनुमानगढ़ी है, एक छावनी है, सनातन धर्म संस्कृति रक्षा के लिए छावनी बनी थी और नागा साधु की उपाधि दी जाती है। उसके बावजूद भी आपको सुनकर हैरानी होगी कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के द्वारा अभी लगातार पूर्व में हमारे जो पूर्वज थे और भी लोगों ने, अभी इलाहाबाद खंडपीठ ने एक मस्जिद के लिए आदेश दिया था कि वह पुनः हनुमानगढ़ी को वापस कर दिया जाए, पुनः बनाकर। आप यहाँ बाबू खान है और भी तमाम लोगों से पूछेगा, दिया गया वापस। मैं मुसलमान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपकी जो मानसिकता है उसका विरोधी हूं, क्योंकि आपके मन में ऐसी भाव है। आपने तुरंत टारगेट कर दिया मुसलमान मुसलमान। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुरक्षित है, देश और दुनिया का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो तमाम ऐसे देश है जहां मुसलमानों की जनसंख्या है। उसके बाद जिस हिसाब से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यही बात कह चुके हैं। उन्होंने टारगेट किया मुसलमानों को, मुसलमानों को नहीं टारगेट करके। नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। अच्छा, मेरी बात आप सुनिए अब्बास साहब, राजूदास जी। मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यो कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो विभिन्न धर्मों के लिए कही जा रही हैं, लेकिन एक जब कानून हो जाएगा तो इससे बहुत फायदा होगा देश की जनता को। मैं आपके पास लौट रहा हूं। ओम प्रकाश सिंह, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी सरकार जब से आई है, जब से अत्याचार बढ़ गया है, चाहे वो कांग्रेस के वीरेंद्र जी हो या फिर अब्बास साहब हो या फिर अंसार साहब हो। मृदुल जी, आपका डिबेट का विषय तो बहुत बढ़िया था, और ये वीरेंद्र जी इसके बाद आपके पास विषय भी है कि देश के, नहीं एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं, मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूं, मेरे बीच में कृपया कोई ना बोले। कोई नहीं बोल रहा। मृदुल जी, डिबेट का विषय बहुत अच्छा था कि जनसंख्या आबादी को लेकर के ये प्रबुद्ध जन बैठे हैं और चिंतित भी होना चाहिए, क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से 2030 तक इस विश्व में आबादी को लेकर के भारत सबसे बड़ा विश्व का जनसंख्या वाला इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाइए। बेरोजगारी की बात करने वाले, प्रकाश जी, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी तो है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक अलग गाइडलाइन है ना सर। ये कह रहा हूं मृदुल जी, एक मिनट, मैंने ये कहा कि इस देश के विकास के लिए, इस देश की भलाई के लिए जब से ये सरकार आई है, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन चीजों को लेकर के आई, उसमें वोट की राजनीति करने वालों ने उपद्रव कराने और उसमें हवा देने, भड़काने का काम किया। जब 370 और 35 से एक देश, एक संविधान की बात आई तो किसी ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, किसी ने कहा कि झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज लागू भी हो गया और खून की नदियां तो नहीं बही, लेकिन झंडा उठाने के लिए सभी लोग खड़े हो गए। 3 तलाक का मामला आया तो लोगों ने कहा देश के अंदर बवाल हो जाएगा, ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय है, लेकिन 3 तलाक आया और हुआ। मैं ये कह रहा हूं सीए को भी लेकर के यही हुआ। 1985 में साबानो केस में क्या हुआ, ये मुस्लिम के जो लंबरदार हैं ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनके पर्सनल लॉ जो 1400 साल पुराना है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साबानो केस में क्या फैसला दिया। वही तो कह रहा हूं सर, आपके कहने से या सुप्रीम कोर्ट के कहने से अगर मान रहे होते तो फिर 3 तलाक के मामले थम जाते, लेकिन नहीं थमे, सामने आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सर, की राजनीति करने वाले मानेंगे तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना होगा, ये अखाड़ा परिषद कह रहा है। मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आऊं, वीरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका कमेंट लेता हूं, फिर अंसार साहब से सभी बातों पर जवाब लूंगा। वीरेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते थे, आप कहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या देश का कानून हो,
ये मर्डर करने वाले को फांसी की सजा देता है तो क्या मर्डर बंद हो जाता है? इसलिए मैं ये नहीं, यहाँ पर अलग चीज है ना वीरेंद्र जी, यहाँ बात मर्डर की नहीं हो रही है सर, यहाँ बात 2 शादियों की है, यहाँ बात 4 शादियों की है, यहाँ बात अलग से कानून की है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। हाँ सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब बीच में आप बोलिए। मृदुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए लोग पेश करते हैं, वो नैरेटिव ही इस तरीके का पेश करते हैं जैसे वो अल्पसंख्यकों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। यदि अल्पसंख्यक हमारे देश में सुरक्षित है तो ये अल्पसंख्यकों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। लगता है कि भारत की आजादी में, भारत के विकास में ये मुसलमान या अल्पसंख्यक वर्ग का कोई स्थान नहीं है। ये सब इस तरीके का नैरेटिव पेश करके जो हिंदू बना मुसलमान और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में नफरत पैदा करने की बात करते हैं, ये सबसे खतरनाक जो है। वीरेंद्र जी, यहाँ पर 2 बातें है ना सर, देखिए ये कहना चाह रहा हूँ, ये इन सब चीजों को सर अखाड़ा परिषद कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक रही नहीं है। अब अल्पसंख्यक तो वो जातियां हो गई हैं, वो जैन हो गए, पारसी हो गए जिनकी संख्या कम है, या हम ले लें सिख जो कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक हो गई है। मुस्लिम तो अब अल्पसंख्यक बचे नहीं है, ये भी अखाड़ा परिषद का कहना है। अंसार साहब, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक किस मैं कह रहा हूं, अल्पसंख्यक की श्रेणी क्या होनी चाहिए? ये सरकार देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश तो वो में तय चल तो कर रही रहे हैं है, सर। वो कानून बना करके निर्धारित करे कि किसकी तो कानून बनाने का काम सरकार का, उन्हें तो अखाड़ा परिषद कह रहा है कि आप कानून बनाइए। अंसार साहब, वो तो सरकार ही करे। मैं आ रहा हूं ओम प्रकाश वो जी, बनाना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। ओम प्रकाश जी, 1 सेकंड आ रहा हूं। इतराज नहीं है वीरेंद्र जी, लेकिन हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदुओं को दबाया जा रहा है इस तरीके की बातें कर करके। ठीक है, आपको दिक्कत में नफरत का वातावरण पैदा करके। ठीक है, अंसार साहब, ये लोग क्या करना चाहते हैं? अंसार साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, ठीक है सर, न तो कोई उद्योग आ रहा है सर मैं आ रहा हूं आपके पास। अंसार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब बात 2 मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुस्लिम आबादी में सबसे पहले गिने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है, तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता है? आप सहमत हैं इससे लागू होना चाहिए? देखिए, आपकी इस बात के लिए, इस बात के साथ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले के 2 सवाल और हैं आपके जिसपे अभी चर्चा हो रही थी, जनसंख्या नियंत्रण की। तो जो बातें भी पेश की जा रही हैं वो मुद्दे से हटके वल्गलाने की बात है। अगर आप आंकड़े को देखिए, जब यहाँ की हमारी जो जन्म दर थी भारत की, उसमें हिंदुओं की जन्म दर जो थी वो 2.6 थी। घटने के बाद आज की तारीख में 2.1 है। उसी तरह से अल्पसंख्यकों की जन्म दर, मुसलमानों की जन्म दर 3.4 थी, जो घट के आज भी 2.1 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्टें पेश हो सकती हैं, आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्टें पेश करी। ऐसा है, यानी आज जो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है, ना वहां ना हिंदू है ना मुसलमान है, वहां पे एक जन्म दर है 2.1 इस टाइम चल रही है। उसकी साथ दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे, वीरेंद्र जी ने भी एक आंकड़ा बताया केरल का, आज वहां पर उन्होंने कहा कि शिक्षा लोग हैं, शिक्षा होना चाहिए, लेकिन केरल में भी जो आंकड़े हैं, बात तो ये हो गई। दूसरी बात कॉमन सिविल कोड की आ रही है। आप सुनिए, तो मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ आप सुनिए, तो अंसार साहब, आपने एक आंकड़ा बताया, मैं आपको केरल का ही आंकड़ा बताता हूँ जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। अब मैं बात सुनिए, मैं सुनिए, वहां पर 2001 में जो जनगणना हुई, उसके बाद जो आंकड़े सर 11% की बढ़ोतरी है। आप मुझे कहने दिए, आप पेश करिएगा, मैं आपको कॉपी भेज दूंगा। अब मैं दूसरी बात अभी देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो भारत है जहां पे 14 जबानें हैं भारत में, जो हम लोग बोलते हैं, उसकी तरह सैकड़ों संस्कृतियां हैं, देवी देवता अलग हैं, सबके अपने तरीके अलग हैं। आप वो कैसे कर पाएंगे? आपसे मैं विनती करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भारत देश का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया था, अपनी कमेटी, अपनी अध्यक्षता में जो बना था, वो ऐसा संविधान है जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलता है। और अगर इससे छेड़छाड़ करते हैं, उसके ऊपर करने की साजिशें रची जाती है, बात संविधान की ही है। अंसार साहब, आप उससे परहेज करना चाहिए। आप उस बात को नहीं कह रहे हैं जो आपको कहनी चाहिए। संविधान बनाया हुआ है। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, आप सुनिए। आप कह रहे हैं कि सबके धर्म अलग हैं, ठीक है,
लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सबका कानून एक हो जाएगा ना सर। अंसार साहब भी वही रहेंगे, मृदुल शर्मा भी वही रहेंगे, उसमें तो एक होगा ना सर। ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है? मैं आप बताइए, मैं चाहता भगवान राम की पूजा करता हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। हम मैं भगवान, रुक जाइए, अब तर्क सुनिए। मैं भगवान राम की पूजा करता हूं, मेरा भाई जो अम्बेडकर की पूजा करता है, तीसरा भाई मेरा मस्जिद में जाता है, चौथा भाई मेरा चर्च में जाता है। जब इतने धर्म है, एक और भी लीजिए, सांस्कृतिक तौर पे साउथ में चले जाइए, चावल खाते हैं। हम यहाँ पूर्वांचल में रहते हैं, हम भारत के पूर्व में रहते, उत्तर में रहते हैं। हम यहाँ पे रहने के बाद हम रोटी भी खाते हैं। क्या संबंध है साहब? मिला पाएंगे? आप रोटी खाइए, चावल खाइए, आपको कौन रोक रहा है? का इसी से संबंध है, संविधान से। मैं वही तो कह रहा हूं सर, आपको कहां रोका? संविधान से, जो भारत में अम्बेडकर जी का जो संविधान बना, वो संविधान से संबंध है। संविधान इसी बातों को ध्यान रखते हुए बनाया गया। संविधान इसी बातों को रखते हुए बनाया गया। शर्मा जी, संविधान इसी बातों में रखते हुए बनाया गया। ये कैसे करके दे रहे हैं अंसार साहब? जनसंख्या की आड़ में भारत को तोड़ने का काम न किया जाए। आज तो गर्द पहुंचा दिया गया है, इसको नहीं जाने देना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, ये तो आप लागू इसलिए नहीं होना चाहते, तोड़ने की लागू इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि वहां पर 4 शादियां हो रही है, या 3 शादियां, या 2 शादियां, या वहां पर लिबर्टी ज्यादा दी जाती है। इस पे क्यों नहीं बात होती है? मैं वही तो पूछ रहा हूं। जन्म दर कितनी है? इससे आपत्ति क्या है आपको? जन्म दर कितनी है? जन्म दर कितनी है बताइए? 2.1 में है, सबके साथ है कि नहीं है? चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, मैं आपसे ठीक पूछ रहा हूं ना। ये भी एक कारण है क्या वहां पर शादी की लिबर्टी ज्यादा है? आपत्ति यही है, आपत्ति यही है, आपत्ति यही है कि इन सब बातों की आड़ में धार्मिक लोगों को निशाना बनाना, भारत के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। एक छोटा कमेंट राजू दास जी से लेना चाहता हूं, उसके बाद अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं हो पाएंगे। फिर ओम प्रकाश जी आपका आखिरी कमेंट लूंगा। राजू दास जी अपनी बात रखिए सर। महाराज जी आपको क्या लगता है? देखिए, अब्बास साहब भी बोल रहे थे और भी मुस्लिम जगत के लोग बोल रहे थे। कष्ट इस बात की है कि ये लोग शुद्ध रूप से तुरंत इसको धर्म से जोड़ देते हैं। इतना दिनों से लोगों ने इनको ठगा, अभी भी इनकी आंख नहीं खुली है। धर्म के लेकर ही लोगों ने इनको सब दिन राजनीतिक रोटी सेक कर इनको अपना राजनीतिक वोट बैंक बनाया, फिर भी इनके अभी तक दिमाग नहीं खुल रहा है। आप ये बता दो कि क्या इनको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? इन्होंने बताया कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है, कहीं से इनकी जनसंख्या कम नहीं है और सामान्य सिविल कोड लागू हो जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम लोग बात करते हैं, गुरुजी आंकड़े लाइए, आंकड़े देखिए, आंकड़े, तर्क की बात करिए, तर्क की बात करिए। ये हवा में बात नहीं हो रही है, पढ़ रहे हैं, एक सीधा चला दी जाती है। अरे कार कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, या कौवा कान ले गया, कान तो देखिए है कि नहीं है? इस पर क्यों नहीं बात होती है? गलत बात आप लोग करते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं। सरकार की अगर हमें चापलूसी करना है जाके, तो हमें वैसे मुद्दे रखिए। आप लोग सरकार की चापलूसी करने लग जाते हैं। बिल्कुल, सवाल सबसे अहम यही है कि अगर ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए तो इससे लागू ना करने के तर्क क्या होंगे, और लागू करना है तो उसके तर्क क्या दिए जाएंगे, ये अखाड़ा परिषद ने दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं होने दी जाएगी। और राजू दास जी भी कह रहे हैं, अंसार साहब भी कह रहे हैं, अपनी अपनी बात सभी ने रखी। लेकिन इस समय बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसकी चर्चा भी बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, यह घोषणा पत्र में ही कहा था। अब देखना होगा